हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उज़मा स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सबको पता है कि कल मैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें, मनके और अस्थियाँ वो आपको पढ़ाई थी, तो आज उसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। तो हम रिकैप थोड़ा सा देखते हैं कि कल क्या क्या हम पढ़े थे। तो मैं आपको बताई थी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और इसकी घोषणा जो है वो 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा पूरे विश्व के सामने एक नई सभ्यता की खोज के तौर पर की गई थी। अब इससे आगे देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे नगर नियोजन। ये आप देख सकते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता का पिक्चर है। ये जो ऊंचा दिख रहा है वो दुर्ग है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। और जो नीचा है उसे निचला शहर बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिलते हैं। पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पूर्वी टीले पर इसे निचला शहर बोलते हैं और ये जो है इसे दुर्ग बोलते हैं। ये ऊंचाई पर स्थित था और ये इसे निचला शहर बोलते थे। ये पूर्व में था और ये पश्चिम में था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में पकी ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। कोई भी ऐसी सभ्यता इसके समकालीन में नहीं थी जिसमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। नगरों में दुर्ग, ऊंची और गोपुरम बनाए गए थे। गोपुरम बोलते हैं दरवाज़ों पे जो दरवाज़ों को ऊंचा ऊंचा बनाया जाता था, उसी को हम लोग गोपुरम बोलते हैं। दुर्ग में राजमार्ग, कोष्ठागार, राजमार्ग बोलते हैं सड़क को, जो चौड़ी सड़क होती है उसे राजमार्ग बोलते हैं। कोष्ठागार तथा जलाशय, जलाशय यानी कि आप बोल सकते हैं आदि का प्रमाण मिलता है। जलाशय का प्रमाण मिलता है। जलाशय यानी कि स्विमिंग पूल आप बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। नगर नियोजन की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन की क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहला नंबर में आता है सड़क व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो में चौड़ी एवं समतल सड़कों का प्रमाण मिला है। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया था। हड़प्पा सभ्यता में 2 तरह की सड़कें पाई जाती थी। एक था जो चौड़ी थी, एक जो था 9.15 मीटर चौड़ा, और एक पतली सड़कें थी जो 2.75 से 3.66 मीटर तक चौड़ी थी। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब ये ऐसे था और ऐसे आता था, तो ये एक दूसरे को समकोण पर इस तरीके से काटती थी। तो ऐसे आप जानते हैं ये समकोण होता है। जिसे नगर कई भागों में विभक्त हो गया था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। जैसे सड़कें एक दूसरे को इस टाइप से काटेगी तो कई भागों में जो है वो नगर कई भागों में बंट चुका था। सड़कें मिट्टी की बनी हुई थी एवं इसकी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया था। कूड़ा इकट्ठा करने के लिए अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे तथा कूड़ेदान रखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी सफाई थी। हड़प्पा सभ्यता में सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। ठीक है। जल निकास व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के नगर व्यवस्था का जो दूसरा विशेषता है वो है जल निकास व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषता जल निकास व्यवस्था थी। यहाँ एक कुशल जल निकास प्रणाली थी।
यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं होते थे और निजी स्नानागार होते थे। हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों में अपने निजी कुएं होते थे और स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोइयों, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। हर घर से गली की नाली में पानी आता था और इस गली की नाली को मुख्य नाली से जोड़ा गया था, जो सड़क के दोनों ओर बनी हुई थी। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों तथा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। यहाँ पे शिलाओं नहीं, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नालियाँ थी इसे ढका गया था ताकि कूड़ा करकट या फिर गंदगी, बदबू ना फैले। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में मेन होल बनाए गए थे। नालियाँ थी जिसमें बीच बीच में ऐसे मेन होल बनाए गए थे, गड्ढा बनाया गया था ताकि अगर कोई वस्तु वहाँ पे आ जाए जिससे पानी पार ना हो सके तो उसको निकाला जा सके। इस अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उस सभ्यता में ऐसी अद्भुत जल निकास व्यवस्था की व्यवस्था नहीं थी। एक बार फिर से बता देते हैं कि हर एक घर में नाली होती थी जो गली की नाली में आती थी, और ये गली की नाली मुख्य नाली, सड़क के जो मेन सड़क होता था उसके दोनों साइड नालियाँ बनाई गई थी और इन नालियों से उसे जोड़ा गया था और नालियों को ऊपर से ढका गया था और नालियों में मेन होल बनाया गया था ताकि कूड़ा करकट को साफ किया जा सके। अब आता है स्नानागार। एक तीसरी व्यवस्था है इसकी, स्नानागार। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख सार्वजनिक स्नानागार था। मोहनजोदड़ो में एक सार्वजनिक स्नानागार का प्रमाण मिला है। इसकी लंबाई 39 फुट, चौड़ाई 23 फुट और गहराई 8 फुट था। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। यहाँ संभवतः किसी अनुष्ठानिक स्नान हेतु बनाया गया होगा। इसे अनुष्ठानिक यानी कि कोई पूजा पाठ करने के दिन इसमें सब लोग जमा होकर सार्वजनिक तौर पर यहाँ स्नान करते रहे होंगे। स्नानागार के चारों ओर कमरे तथा बरामदे थे। स्नानागार से जल के निकास की व्यवस्था थी एवं स्नानागार में जल भरने के लिए कुएं की व्यवस्था थी। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दोनों उत्तर तथा दक्षिण ओर सीढ़ियाँ बनाई गई है और इसकी लंबाई होती थी 39 इंच, चौड़ाई होती थी 23 इंच और ये गहराई डेप्थ होती थी, और इंच फुट होती थी ना, ये फुट, ठीक है। और इसमें बरामदे बनाए गए थे, चारों साइड बरामदे और कमरे बनाए गए थे और इसमें पानी भरने के लिए कुएं बनाए गए थे और यहाँ स्नानागार का जो गंदा पानी होता था उसे निकालने के लिए नाली की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। आगे तो यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से, जैसे ये स्नानागार है, इसकी लंबाई है 39 फुट, चौड़ाई है 23 फुट और गहराई है 8 फुट और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए हैं और बरामदे बनाए गए हैं इस टाइप से। एंड इधर बनाई गई हैं सीढ़ियाँ ताकि इसमें नीचे उतरा जा सके, उत्तर तथा दक्षिण ओर, ठीक है। और इसमें नाली बनाई गई है ताकि यहाँ का जो गंदा पानी हो वो निकल सके और यहाँ कुएं की व्यवस्था भी है ताकि यहाँ पे पानी भरा जा सके, ठीक है।
अन्नागार। अन्नागार बोलते हैं अनाज रखने वाला को, अन्न रखने वाला को। आप बोल सकते हैं अनाज रखने वाला घर, उसी को बोलते हैं अन्नागार। मोहनजोदड़ो में ही 45.2 मीटर लंबा एवं 22.6 मीटर चौड़ा अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धान कोठार खोजे गए हैं। ये 2 कतारों में 6 की संख्या में है, 6 की संख्या में है। अन्नागार में हवा आने और जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए अन्नागार, 2 जगह अन्नागार खोजे गए हैं, एक मोहनजोदड़ो में, एक जो है वो बड़ा अन्नागार है। इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है। और हड़प्पा में खोजी गई है वो 12 कमरे हैं और 2 कतार में है, यानी कि 2 लाइन में है, 6 इस तरीके से, 6 इस तरीके से है, 6 2 लाइनों में है अन्नागार। अब आते हैं ईंटें। हड़प्पा सभ्यता में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नगर नियोजन में के अद्भुत विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। पकी हुई मतलब आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता की ईंट चतुर्भुजाकार थी, यानी कि रेक्टेंगल थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट का आकार 51.43 इंटू 26.27 इंटू 6.35 सेमी है, यानी कि सेंटीमीटर है। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता में धूप में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन कौन कौन सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। समकालीन का मतलब होता है कि जिस काल में, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था? 2600 से लेकर 19 इतना तक था, ठीक है। तो इस समय में मिस्र की सभ्यता भी थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी। तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में धूप में पकाए हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था और हड़प्पा सभ्यता में आग में पकाए हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन व स्वरूप। सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। खुदाई से प्राप्त सुई से पता चलता है कि हड़प्पा वासी सिले कपड़े पहनते थे। ये पॉइंट है, आप पॉइंट ऐसे पॉइंट डाल के लिखिएगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3 में हो जाएगा। स्त्रियाँ जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष बड़े बड़े दाढ़ी मूछ रखते थे। इनका सामाजिक जीवन कैसा था? हड़प्पा वासी का सामाजिक जीवन ऐसे था, ये सब लिखा गया है। इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे, अंगूठी, कड़ा आदि पहने जाते थे। इनका आभूषण बहुमूल्य पत्थरों जैसे हाथी दांत, हड्डी एवं शंख आदि के बने होते थे। यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य यानी कि डांस मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा। अब आगे आते हैं। अब इनका धार्मिक जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य व स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से हम अनुमान लगा सकते हैं। हड़प्पा वासी का जो धार्मिक जीवन था उसके बारे में हमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है। मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि हड़प्पा वासी यही करते थे, इसकी पूजा करते थे, ये सब कुछ नहीं है। बस खुदाई से प्राप्त हुआ है जो वस्तु, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरें बनाई जाती थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मूर्ति से पता लगाया जा सकता है कि सत्ता मात्र सत्तात्मक थी। मात्र सत्तात्मक यानी कि जैसे देखिए, एक होता है पिता सत्तात्मक और एक होता है मात्र सत्तात्मक। मतलब कि एक पिता है, उसके बाद पूरी संपत्ति का मालिक उसका बेटा होगा, लेकिन मात्र सत्तात्मक में माँ की जो संपत्ति होती है उसकी मालिक बेटी ही होती है, ठीक है।
कुब्बड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था। बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देते हैं कि यहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। यहाँ के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे। कालीबंगा के हवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य मिलता है। एक मूर्ति की स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति थी। इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासी वहाँ उर्वरता की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी उर्वरता की पूजा करते थे। आगे आते हैं। समाधिकरण, ये धार्मिक जीवन का ही इनका एक पार्ट है। समाधिकरण मतलब कि मरे हुए लोगों को ये लोग कैसे ठिकाने लगाते थे। पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता था। मतलब जो आदमी मर गए हैं उनकी बॉडी को जमीन के नीचे दबा दिया जाता था। दूसरा नंबर में है आंशिक समाधिकरण, मतलब कि इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग को जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। मतलब कि मरे हुए व्यक्ति का जो शरीर होता था उसको पहले जंगल में ले जाया जाता था, उससे लोग खाते थे, जो उसका जो मांस अंश होता था उस सबको। उसके बाद फिर जो बचा हुआ भाग होता था उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। और है दाह कर्म, मतलब कि शव को इसमें जला दिया जाता था, उसके भस्म को गाड़ दिया जाता था। मतलब डेड बॉडी को पहले जलाया जाता था, फिर उसका जो राख होता था, उसका जो भस्म होता था, उसको ज़मीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। आर्थिक जीवन, इसमें आता है सबसे पहले कृषि। हड़प्पा सभ्यता में कृषि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार था। हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में ही कपास की खेती की गई थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में ही कपास यानी कॉटन की खेती की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ एवं जौ थे। गेहूँ एवं जौ। लोथल एवं रंगपुर से धान की भूसी मिली है। यहाँ सिद्धांत हो गया, से धान की भूसी मिली है। इससे पता चलता है कि धान की खेती होती रही होगी। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू एवं तरबूज उगाया जाता था। हड़प्पा में मटर एवं तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अब आगे आते हैं। पशुपालन, कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासी की अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन भी था। हड़प्पा सभ्यता में दो तरह के बैल पाए जाते थे, एक कुब्बड़दार बड़े सींग वाले, दूसरे बिना कुब्बड़ के छोटे सींग वाले। दो तरह के बैल थे, एक कुब्बड़ वाला जिनका जो सींग था वो बड़ा था, और बिना कुब्बड़ वाले उनकी सींग छोटे थे। गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सूअर, गधा उनके प्रमुख पालतू जानवर थे। गाय से दूध तथा गोबर उत्पाद प्राप्त होता था। गाय से दूध और गोबर उन्हें मिल जाता था। शिल्प तथा उद्योग धंधे, कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त यहाँ के लोग शिल्प एवं उद्योग धंधे भी करते थे। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों से पता चलता है कि कपड़ा बनाना यहाँ का एक प्रमुख उद्योग रहा होगा। उद्योग धंधे यानी कि फैक्ट्रीज, अभी हम जो फैक्ट्री बोलते हैं वही सब। चान्होदड़ू में कारखाना मिला है, जहाँ पर हार में पिरोने वाले मोती का उत्पादन होता था। मोती का उत्पादन कहाँ होता था? चान्होदड़ू में। कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु छाप नहीं, चाक का प्रयोग करते थे। चम्या का चाक। हड़प्पा वासी आभूषणों के शौकीन थे। सोने के आभूषण तथा चांदी के आभूषण और बर्तन बनाए जाते थे। व्यापार तथा वाणिज्य यानी कि बिजनेस। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। व्यापार बाहरी तथा आंतरिक दोनों तरह के होते थे। बाहरी का मतलब होता था देश के बाहर, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता से व्यापार होता था, और आंतरिक मतलब कि अपने देश के अंदर ही। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दोनों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर थी।
सिक्कों का प्रचलन ना होने के कारण, वस्तु भी नहीं होने के कारण विनिमय साधन से व्यापार होता था। मतलब सिक्के उस समय नहीं थे तो व्यापार कैसे होता था? वस्तु विनिमय। जैसे हम कुछ सामान दे दिए तो वो दूसरा, जैसे मेरे पास गेहूं है और उसके पास जो है कोई सब्जी है, मान के चलिए तरबूज है, तो हम गेहूं के बदले तरबूज खरीद लिए उससे। सिंधु सभ्यतावासी होगा, मतलब सिंधु सभ्यता भी कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को, इसीलिए यहाँ पे सैंधव बोला गया है। बाटों का प्रयोग करते थे। बाटों का मतलब होता है तराजू। 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का अनुपात था। 16 इकाई का बाट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। नापने के लिए गज का प्रयोग किया जाता था। लोथल से गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह का प्रमाण मिला है। इसका मतलब ये है कि जो व्यापार होता था वो जल के माध्यम से होता था। गोदीवाड़ा है तो जरूर नाव भी रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का पतन। आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में कोई लिखित साहित्य नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। मतलब कि कोई विद्वान कुछ मानता है, कोई विद्वान कुछ मानता है, बट इसका सटीक सही कोई नहीं है कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता गंगा नदी के किनारे बसी हुई थी, तो हो सकता है बाढ़ के कारण उसका पतन हुआ हो। यह कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन सुखाड़ के कारण हुआ हो, या फिर हो सकता है कि सूखा पड़ गया होगा जिससे खाना नहीं मिल रहा होगा तो सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण के कारण भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ हो। यह भी कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कोई बीमारी या प्लेग के फैलने से हुआ होगा। यह भी कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आग लगने के कारण हुआ होगा। जैसे जंगल है, जंगल में आग लग गई होगी तो फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आगे आते हैं की पॉइंट। ये की पॉइंट आपको इसको ज़रूर से याद रखनी है। हड़प्पा सभ्यता का काल 26 इतना तक थे। हड़प्पा सभ्यता का काल ये था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब कांसा यहाँ पाया जाता था। यहाँ के लोग कांसा बनाने जानते थे। तांबा में टीन मिलाकर ये लोग कांसा बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता तथा मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। पीगट महोदय ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड ये चैप्टर एंड हो गया है। अब हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर देखिए कब आता है। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।